दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। ठीक, आज चंद्रवंश का लास्ट टॉपिक रहेगा आपका। यहाँ से चंद्रवंश हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम उत्तराखंड का अगला सेशन देखेंगे। वो जो भी कहेंगे आप वो मैं टॉपिक लेके आऊँगा। वैसे मेरा पहले जो हम लोग चल रहे थे, हमारा स्टार्टिंग का पोर्शन छूटा है, जो ये अध्याय ऐतिहासिक काल वाला जो पोर्शन है वो मैंने छोड़ रखा है। अभी संभवतः इसके बाद मैं वही टॉपिक लेके आऊँगा। उसके बाद आप लोग जैसे ही टॉपिक ख़त्म हो जाएगा चंद्र राजवंश, इसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जानी चाहिए। आप क्या करेंगे, मेरे वीडियोज़ के साथ साथ कोई ना कोई इतिहास की किताब पढ़ेंगे उत्तराखंड की, और उसके तहत दोनों चीज़ों को देखने के बाद आप अपना नोट्स प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे। बीच बीच में अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि नई मिली है, उसको अपडेट कर लेना, और अपडेट वहीं करना जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मार्केट में हज़ारों प्रकार की फालतू किताबें हैं उनसे आप बचना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपका जो भी किताब पकड़ेगा वो कौन सी पकड़ेगा, जो स्पेसिफिक बुक हो, यानी जो मान्यता प्राप्त किताब होती है उसी से आपका क्वेश्चन बनता है। ये नहीं कि इधर उधर की कोई भी किताब पकड़ दे, ठीक है, उसी आधार पर, ताकि कल के दिन अगर किसी क्वेश्चन की, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास है, यहाँ पे होता गया है कि बहुत सी चीज़ों में कन्फ्यूज़न है, मतलब कि स्रोत जो है, स्रोतों की कमी है, जिस वजह से क्या होता है कि अगर आयोग को कोई क्वेश्चन डिलीट वगैरह भी करना है तो वही पकड़ेगा जो आपकी कोई स्पेसिफिक बुक से है, मतलब उससे संबंधित है। ठीक है, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। देखिए, कल मैंने क्या बताया था, जब पंचायतें होती थी चंदू की, उसमें 5 टाइप के हिस्से आते थे जो ठोक लेते थे। ठीक है, ठोकदार जो लोग थे 5 टाइप के हिस्से आते थे। उसमें एक छठा हिस्सा होता था जो कॉमन टाइप का था। मतलब कॉमन का मतलब क्या था, जैसे जो महरा और फरत्याल दल थे, ये क्या हुआ था, मैंने क्या था, बूढ़ों की हत्या करने के बाद महरा और फरत्याल दल भी किसमें सम्मिलित हुए थे, चंद्र राजकाज में। इन लोगों ने क्या किया, आपस में एक एक भाइयों की अदला बदली कर दी, मतलब वंशों की अदला बदली कर दी इन दोनों ग्रुपों में। उन दोनों का जो मतलब संयुक्त रूप था वो एक छठा हिस्सा देता था, जिसको तेथरी बोलते थे। क्या बोलते थे, तेथरी। अगर आपसे ये पूछते हैं चंद के समय तेथरी क्या था, तो आप क्या कहेंगे, एक प्रकार का हिस्सा था जब पंचायतें होती थी, उसमें छठा हिस्सा जो था, 5 तो मैंने कल बताए थे, यानी 5 हिस्से आते थे उसमें 5 ग्रुपों के, छठा हिस्सा कौन सा था, वो तेथरी था। और महरा और फरत्याल दलों का जो वंशावली ने बदल रखी थी, भाइयों का इंटरचेंज कर रहा था, उसके आधार पर क्या आता था, तेथरी आता था। ठीक है, वैसे इतना डीप पूछता नहीं है। देखिए, अब हम कुछ चीज़ें देखेंगे चंद समय में मापतौल की प्रणाली, यानी जो भूमि मापन था वो किस आधार पे होता था। ठीक है, उस चीज़ को आप देख लेना, उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, नाली तो हमेशा रही, नाली तो इनके टाइम पे भी थी ही थी। और चंदू के समय में 2 प्रकार की नालियाँ चलती थी, एक तो कत्यूर घाटी में चलती थी, ठीक, और दूसरा सोर घाटी में चलती थी। जो कहाँ चलती थी, क्या चलती थी, नहीं, इसको नहीं देखना है। और ये जो नाली था लगभग वर्तमान 2 kg के बराबर था। कितना, 2 kg। नाली क्या थी, एक प्रकार की भूमि मापन की एक प्रणाली। ठीक, इसके अलावा जो इनके टाइम पे कुछ भूमि मापन के लिए और चीज़ें यूज करते थे, उसका नाम आपको नोट करना होगा। उसमें आप एक नाम कर दीजिए ज्यूला, दूसरा कर दीजिए विसा। एक क्या करेंगे आप, ज्यूला, दूसरा क्या करेंगे, विसा। ठीक है, ये जूला और विसा भी क्या होता था, चंदू के समय भूमि मापने के लिए एक मतलब एक पैमाना था। और ये जूला होता था वो 10 कुंतल के बराबर होता था। किसके, 10 कुंतल। ठीक है, 10 कुंतल बराबर 1 जूला के इक्वल हुआ करता था। इसके अलावा इन लोगों ने कुछ और चीज़ें यूज़ की थी, जिसमें एक पालो आता है, एक मसा आता है। क्या आता है, पालो प्लस मसा। पालो और मसा भी क्या था, इनका भूमि मापने के एक तरीका था, भूमि मापन के लिए एक तरीका था, जिसको पालो और क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। इसको भी आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। और लास्ट चीज़ जो ये जनरली यूज करते थे भूमि मापन के लिए, उसका नाम था अधोली। क्या था, अधोली, और वो होती थी लगभग 15 kg के बराबर। क्या होती थी, अधोली, और इसकी जो वैल्यू होती थी लगभग 15 kg की, वो इक्वल आता था। ठीक है, तो ये सब क्या था, अधोली क्या था, भूमि मापने के लिए, ज्यूला क्या था, भूमि मापने के लिए, ज्यूला की वैल्यू लगभग 10 कुंतल, विसा, पालो और मसा, ये सब के सब क्या चीज थे, चंदू के समय भूमि मापने का एक पैमाना होता था। ठीक है, साथ ही साथ नाली, और नाली लगभग कितनी होती थी, 2 kg के बराबर। आप लोग क्या कर देना, इसको एक साथ कर देना, चंदू के समय भूमि मापने के लिए प्रयुक्त जो मतलब जो पैमाने थे वो ये थे। ठीक है, ये आपके समझ आ गया होगा। आज की क्लास देखो रैंडम होगी, लास्ट क्लास है, जो चीज़ें छूटी हैं आपकी मैं वो बताऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, अब देखिए, मैंने क्या बताया था, कल्याण चंद्र चतुर्थी के समय रोहिलों ने क्या किया था, यहाँ पे कुमाऊं में अटैक किया था। ठीक है, तो कोई तो रोहिला सरदार भी होगा, उस रोहिला सरदार का नाम है मोहम्मद खां। कौन था, मोहम्मद खां। अगर आपसे पूछते हैं रोहिला आक्रमण के समय रोहिला सरदार कौन था, मोहम्मद खां, कब हुआ था,
किसके समय हुआ था मैंने बता दिया था। ठीक, जब रोहिलाओं ने तराई क्षेत्र पे अटैक किया उसके बाद वो कहाँ की ओर बढ़ने लगे थे, पहाड़ी क्षेत्र की ओर आने लगे थे। तो भीमताल के पास एक जगह पड़ती थी विजयपुर, क्या पड़ती थी, विजयपुर। इस विजयपुर में क्या हुआ था, कुमाऊनी सेना और ये जो रोहिला सैनिकों के बीच भयंकर क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसमें कुमाऊनी सेना क्या हो गई थी, परास्त हो गई थी। कुमाऊनी सेना के परास्त होने के बाद रोहिलों ने कहाँ कब्जा कर लिया था, अल्मोड़ा में भी कब्जा कर लिया था। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है, एक अवध का नवाब था मंसूर अली खां। कौन था, मंसूर अली खां। ठीक, इस मंसूर अली खां ने भी इसी दौरान जब ये विजयपुर में इनका युद्ध चल रहा था, यानी रोहिलों के आक्रमण के साथ साथ ही मंसूर अली खां कौन था, अवध का नवाब, उसने भी तराई के कुछ गांवों पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। जैसे एक गांव का नाम था बिलारी, एक का नाम था बिलारी, एक का कुछ और नाम था, वो छोड़ दीजिए आप। ठीक है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मतलब मंसूर अली खां जो अवध का नवाब था उसके समय क्या हुआ था, अवध के नवाब ने मंसूर अली खां के नेतृत्व में यहाँ पे क्या किया था, कुछ तराई के गांव पे कब्जा कर रहा था। गांव आपको पूछता नहीं है, नहीं आपने देखना है। ठीक है, आपको बस ये याद होना चाहिए अवध का नवाब कौन था जिसने तराई के क्षेत्र के कुछ गाँव को कब्जा किया था चंद शासन के समय। ठीक, ये तो मंसूर अली खां के बारे में हो गया। अब देखिए डोटियों के साथ यानी नेपाल के साथ हमारा हमेशा से संबंध रहा है, चाहे आप अशोक के समय कहें या भारतीय इतिहास के किसी भी काल में कहें। ठीक है, तो चंदू का भी क्या था, नेपाल के साथ शासकों के साथ बहुत संबंध रहे। ठीक है, चाहे वैवाहिक संबंध से लेकर आप कुछ भी कहें। ठीक, उसी में एक चंद शासक था, उसका नाम था कल्याण चंद। कल्याण चंद का जब पारिवारिक कलह हुआ था, जब उसके शासन में कलह हुआ था पारिवारिक स्तर पे, उसने डोटी में जाकर शरण ली। अगर आपसे ये पूछते हैं कि चंद शासक ने पारिवारिक कलह के कारण डोटी में जाकर शरण ली, तो आप उसका नाम क्या बताओगे, कल्याण चंद। ठीक है, डोटी शरण लेने वाला कौन था, कल्याण चंद। उसके अलावा मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे अशोक चंद्र का गोपेश्वर त्रिशूल लेख था, या कराचल देव वगैरह के बारे में मैंने आपको पहले बताए थे। इसी दौरान इन लोगों के कुछ ताम्रपत्र अभिलेख भी यहाँ मिले हैं, कहाँ, उत्तराखंड में। जैसे सिरा किसको बोलते थे, मैंने बताया था डिडीहाट वाले इलाके को। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि जो डोटियों का था वो सिरा ताम्र अभिलेख था, सबसे प्राचीनतम सिरा ताम्र अभिलेख कब मिला, तो उसका आंसर होगा 1353 में। ठीक है, यानी सिरा ताम्रपत्र कब मिला, सिरा ताम्रपत्र जो कि सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, वो 1353 में मिला, सॉरी 1353। ठीक है, 57 लिख दिया था। और जो सोर में ताम्रपत्र मिला वो मिला 1337 में। कब मिला, सोर में, सोर घाटी मतलब पिथौरागढ़। ठीक है, 1337। देखिए सिरा ताम्रपत्र सबसे प्राचीनतम ताम्रपत्रों में से एक माना जाता है। यानी सिरा में कब ताम्रपत्र मिला, अगर आपसे पूछता है डोटियों का, वो कब मिला, डोटी मतलब जो सिरा में शासन करते थे उस टाइम। ठीक है, 1353 का मिला है। और जो सोर में मिला है वो कब मिला है, 1337 के आसपास। और मैंने आपको बताया था सोर यानी पिथौरागढ़, वहाँ पे बम लोग शासन करते थे। कौन, बम लोग। ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, और सिरा में कौन करते थे, रैका वगैरह शासन किया करते थे। इसके बाद देखिए पवार वंश से चंदू का हमेशा क्या रहा था, टकराव रहा था। ठीक, आपको बता रखा है डोटियों से भी संघर्ष जारी था। तो चंदू के जो शासक थे, इन लोगों ने सबसे मतलब बहुत लंबे समय तक आपके उत्तराखंड के पूर्वी भाग में क्या किया था, शासन। यानी इस इलाकों में क्या किया था इन लोगों ने, शासन, यानी पूर्वी भाग। जब उत्तराखंड के पूर्वी भागों में ये शासन कर रहे थे तो इन लोगों ने क्या किया था, दिल्ली और मुगल सल्तनत से इनके काफ़ी अच्छे संबंध थे। मैंने आपको बताया है कि ये लोग क्या करते थे, उनके दरबार में जाया करते थे। इनको पता था, मैंने आपको ये सब बता रखा है कि तराई का क्षेत्र किससे मिला, अकबर के समकालीन कौन था, जहांगीर के टाइम शाहजहां वगैरह सब बता रखा है। ठीक, इन लोगों ने क्या किया, अपने अनेक उपहार लेके मुगल बादशाहों को प्रसन्न करने का काम किया। ठीक, तो उसी में एक क्या था, लक्ष्मी चंद था। लक्ष्मी चंद क्या था, अपने पड़ोसी पवार वंश से तो लगातार उसका संघर्ष था, मतलब उसने उनको 1-2 बार युद्ध में हराया भी था। लेकिन जब वो मुगल उसके सामने आते थे, यानी मुगलों के सामने वो नतमस्तक हो जाता है, यानी एक प्रकार का भीगी बिल्ली बन जाता था। ठीक, इसीलिए कुमाऊं के इतिहास में उसको लखुली विराली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लखुली विराली। ठीक है, भीगी हुई बिल्ली जिसको आप कह सकते हैं, भीगी बिल्ली जिसको बोलते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सा चंद शासक लखुली विराली के उपनाम से भी जाना जाता है, वो लक्ष्मी चंद। वो इसलिए कहा जाता है, मुगलों के सामने तो डर जाता था, कुछ बोलने की हिम्मत थी, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष में मतलब ये इसको बहुत ज़्यादा क्या आती थी, हिम्मत आती थी। ठीक,
मैंने एक बताया था दिल्ली के सूर्यवंश का एक विद्रोही था खवासा खान, जिसका नाम बताया था। मैंने कहा था मुस्लिम इतिहासकार इसका जो टाइम पीरियड बताते हैं 1540-42 के आगे को बताते हैं। संभवतः कल्याण चंद तृतीय या पूर्णचंद के समय आया होगा वो। कहाँ? यानी कुमाऊं में। कहीं कहीं उसका नाम माणिक चंद भी मिलता है, ठीक है। किसके समय? माणिक चंद। अब आपको बताता हूँ क्या, देखिए अगर आपसे ये पूछता है खवासा खां किस चंद शासक के समय पे आपका कुमाऊं में शरण लेता है भागते हुए वहां से, ठीक है, या तो माणिक चंद आएगा ऑप्शन, या पूर्ण चंद आएगा, या कल्याण चंद आएगा। तीनों अगर आते हैं सपोज, तो आपको कौन सा आंसर मानना होगा? आप कोई भी मारो, लास्ट में आयोग डिलीट कर देगा, क्योंकि प्रमाणिकता नहीं है, ठीक है, स्पष्ट नहीं है। बाई चांस इनमें एक ही आता है तब तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तीनों आते हैं, माणिक चंद भी आता है, कल्याण चंद भी आता है और पूर्ण चंद भी आता है, कि खवासा खां, कौन सा खां? खवासा, मैंने पहले बताया, ठीक है। खवासा खां जो दिल्ली का विद्रोही था, किसके समय में यहाँ पे शरण लेता है? या तो माणिक चंद आएगा, या कल्याण चंद आएगा तृतीय, या पूर्ण चंद आएगा, या तीनों आते हैं, तो फिर आंसर आपका डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट नहीं है, प्रमाणिकता नहीं है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। देखिए चंद शासन में मैंने क्या कहा था, इन लोगों ने विद्वानों को आश्रय दिया, अनेक प्रकार की भूमियाँ दान की। उसमें एक प्रसिद्ध भूमि थी गूढ़ भूमि, ठीक। अगर आपसे ये पूछता है गूढ़ भूमि क्या होती थी चंद शासन में, आप क्या कहोगे? मंदिरों को या विद्वानों को दान की गई भूमि क्या थी? गूढ़ भूमि। एक प्रकार का दान था ये, ठीक है। गूढ़ भूमि दान के लिए प्रयुक्त होती थी, मैंने ये आपको पहले समझा रखा है, ठीक। अब इन लोगों ने क्या किया था, दिल्ली और मुगलों से तो संबंधित थे ही थे, और इसकी जो जानकारी मिलती है हमें किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है। अगर आपसे ये पूछता है कि चंद राजवंश का दिल्ली और मुगल बादशाहों के साथ जो संबंध है उसकी स्पष्ट जानकारी का एकमात्र या प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप क्या बताओगे? सिक्के, ठीक है। मेरे शब्द सुने रहना और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना, यानी हमें ये पता चलता है इन्हीं सिक्कों से कि इसका संबंध किससे था? दिल्ली के सुल्तानों से और मुगल बादशाहों से। किसका? चंद राजवंश का। उसका प्रमुख स्रोत क्या है? सिक्के। देखिए चंद शासकों ने कभी भी सिक्के नहीं ढाए, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि चंदू ने अपने सिक्के चलाए थे। उत्तराखंड में जो इतिहास में मिलता है, वो जो सिक्के मिलते हैं वो किसके मिलते हैं? दिल्ली सुल्तानों के या मुगल राजवंश के, ठीक है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी है, या फिर आपका अवध का नवाब मंसूर अली खान है, या मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके ताम्र सिक्के वो उत्तराखंड में मिले और चंद के समय मिले, ठीक है। यानी जो सिक्के किस किस के मिले हैं, एक तो अलाउद्दीन खिलजी के बता रहा हूँ मैं, मोहम्मद तुगलक के बता रहा हूँ, और अवध का नवाब मंसूर अली खां, इन लोगों के यहाँ पे सिक्के मिले हैं। ये प्रमाणित नहीं है कि चंदू ने कभी सिक्के चलाए या नहीं चलाए, यानी आप कह सकते हो कि चंदू ने खुद के सिक्के नहीं चलाए। चंदू का जो शासन था वो दिल्ली के सुल्तानों के सिक्कों के तहत ही चलता था, यानी इनका जो भी सिक्के मिलते हैं वो दिल्ली और मुगल बादशाहों के जो मुहरें थी या सिक्के थे वो यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ? चंद शासन में, ठीक। अब देखिए आप लोगों के एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा मैं। उत्तराखंड में सामान्यतः बहुत से वंश ऐसे थे जिनने सिक्के नहीं चलाए थे उस दौरान। कुछ ही शासक थे ऐसे प्रमाणित मिले हैं, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जैसे प्रदीप शाह था, फतेह शाह था, प्रदीप शाह, फतेह शाह, प्रद्युमन शाह, यानी गढ़वाल के पंवार राजवंश से जब मैं पढ़ाऊंगा उनके बारे में जब पढ़ाऊंगा तो ऐसा माना जाता है इन्हीं लोगों ने यहाँ पे सिक्के चढ़ाए थे। कौन? प्रद्युमन शाह, प्रदीप शाह, फतेह शाह, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इन लोगों ने सिक्के चढ़ाए थे। यहाँ पे जो बड़े बड़े धाम हैं जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, इन धामों में मुस्लिम सिक्के नहीं चढ़ाए जाते थे। ये मानते थे, इनकी मान्यता थी कि हम हिंदू मतलब हमारे धाम हैं तो मुस्लिम सिक्के हम नहीं चढ़ाएंगे, तो इस वजह से इन लोगों ने सिक्के ढाए, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो स्पेशली अगर चंदू के सिक्कों की बात करें तो इन्हें चंदू के सिक्के नहीं चढ़ाए। इनके जो सिक्के थे वो किससे संबंधित थे? दिल्ली सल्तनत से संबंधित है, दिल्ली शासन के वो थे, ठीक है। कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ आपको, आप सुनना। ये लोग जो उपाधियां धारण करते थे, कौन? चंदू के राजकुमार, ठीक है। यानी चंदू के जो युवराज होते हैं, एक तो राजा होता था, उसके जो पुत्र होंगे वो जो राजकुमार वगैरह होंगे, मैंने पहले भी पढ़ाया आपको। एक तो महाराज कुमार की उपाधि धारण करते थे, किसकी? महाराज कुमार, ठीक है। दूसरा कौन सी उपाधि धारण करते थे बताया था मैंने आपको, एक तो गुसाई बताया था, एक तो कुंवर बताया था, ठीक। कुंवर और गुसाई, ये सारी उपाधियां कौन धारण करते थे? चंद के राजकुमार धारण करते थे। महाराज कुमार, कुंवर और गुसाई, ठीक। ये जो कुंवर और गुसाई है ये नाम के पीछे लगता था। अगर आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी एक चंद राजकुमारों की उपाधियों से संबंधित है, ऑप्शन दे देगा महाराज कुमार,
कुंवर, गुसाई, उपर्युक्त सभी। अब बताओ, आप तो होशियार हो चुके हो, अब आपको आ चुका है ना। देखो पहले की कंडीशन अब और थी, अब धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगोगे, लर्निंग प्रोसेस करोगे, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पिछले 1 महीने से रेगुलर अगर आप उसको देखा है, यानी उसको आप फॉलो कर रहे हैं, खुद में आप डिफरेंसेस देखना, उन टॉपिकों के MCQs करना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, राजकुमार, कुंवर और गुसाई नामक राजकुमारों की पदावधि कौन लेते थे? चंद। और कुंवर और गुसाई इनके नाम के पीछे लगता था, राजकुमार का ये महाराजा कुमार इनके नाम के आगे लगता था, ठीक। अब देखिए, जैसे इनकी जो वंशावली थी, इनके पिता का नाम वहाँ नहीं मिलता है। जैसे बहुत से शासन में क्या होता था, वो जब जो भी ताम्रपत्र वगैरह बनवाते थे, अपने पिता वगैरह का नाम लिखाते थे। चंद राजवंश में ऐसा नहीं मिलता। एकमात्र शासक जगत चंद है। कौन? जगत चंद है, जिसके ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम भी उत्कीर्ण है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है एकमात्र चंद शासक जिसके ताम्रपत्र में उसके पिता का नाम भी उत्कीर्ण है, उसका नाम था जगत चंद, और उसके पिता का नाम कौन था? ज्ञानचंद, ठीक है। यानी इसके ताम्रपत्र में, किसके? जगत चंद के, अपने पिता का नाम उल्लिखित है, नहीं वंशावली का नाम उल्लिखित है, बाकी के किसी में नहीं। और उस ताम्रपत्र का नाम है, वो बरम में पड़ता है, बरम यानी पिथौरागढ़, ठीक है। बरम ताम्रपत्र। इस बरम ताम्रपत्र में इसके पिता का क्या नाम है? उल्लिखित है, यानी इसका नाम, ठीक है, अगर ये पूछते हैं। बाकी इन लोगों ने क्या किया चंद वंशों में, जैसे इनके जो ताम्रपत्र थे, अब वैधानिक है या नहीं है, मतलब जो चंद शासन ने वो ताम्रपत्र जारी किया है नहीं किया, पहले तो हस्ताक्षर होते थे। इन लोगों ने क्या किया, जो कटार होती है, कटार मतलब एक प्रकार का खुखरी टाइप की, जिसको आप कहते हैं, जो हथियार होता है, उसका जो मूठ होता है, यानी जहाँ पे पकड़ते हैं, उसको दागना शुरू किया। यानी कटार की मूठ के तहत ताम्रपत्र को वैधानिकता दिलाने की जो प्रथा थी, वो किसने की थी? चंद राजवंश ने। फिर सुनना इस सेंटेंस को, हस्ताक्षर के स्थान पे कटार की मूठ को ताम्रपत्र में मतलब उत्कीर्ण करके वैधानिकता दिलाने की प्रथा किसने शुरू की, पूछता है तो वो बताएगा चंद राजवंश, ठीक। इसके बारे में 1-2 फैक्ट और मैं लास्ट में आपको आज के मतलब अभी बताना चाहूँगा। इसके अलावा क्या किया था इन लोगों ने, देखिए इसके टाइम पे जो वो थे, मतलब जो ताम्रपत्र थे, उसमें जो उत्कीर्ण करता था, बनाता था, उसको बोलते थे सुदार। क्या बोलते थे? सुदार या सुतार, ठीक है। क्या बोलते थे? सुदार या सुतार, ठीक। ये क्या करता था? सुदार या सुतार ताम्रपत्र को उत्कीर्ण करता था, यानी ताम्रपत्र को बनाता था। वो कौन था? सुदार या सुतार। और जो उस ताम्रपत्र में लिखता था, लिखने वाले जो लोग थे, वो कौन थे? जोशी थे, ठीक है। इतना आपको अभी समझ आ गया होगा। यानी आपसे पूछते हैं ताम्रपत्र कौन उत्कीर्ण करता था, सुदार या सुतार, और उसमें कौन लिखता था? जोशी लिखता। देखिए, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। अब हमारा अगला क्या बचता है? एक प्रसिद्ध चीज़ है गोबास ताम्रपत्र, वो है ज्ञानचंद का। कौन सा? गोबास, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना, गोबास ताम्रपत्र। अगर आपसे पूछता है गोबास ताम्रपत्र किसका है, तो आप क्या बताओगे? ज्ञानचंद का, ठीक है। ये जो सुधार और सुतार के है ना, इसमें बड़ी मात्रा कर देना, ठीक है, छोटी मात्रा, ठीक है, सुधार और सुतार। अब देखिए, जब इतनी चीज़ें हो गई थी, आप लोगों से मैंने कल जब मैं पढ़ा रहा था, एक जगह मेरे से बाई मिस्टेक क्या हो गया था, जहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था 1779 में मैंने उसको दुधौली का युद्ध कह दिया था, वो गलती से, ठीक है। आप उसको दुधौली काट देना, दुधौली की जगह आप बगवाली फोकर कर देना। वैसे मैंने कल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वो बोलने में मैंने दुधौली बोल दिया था, एक्चुअली वो बगवाली पोखर था, ठीक है। बाकी सब सही है, ठीक। इसके अलावा देखिए, हमने इसमें क्या देखना है, एक चंद शासक था जिसका नाम था देवी सिंह। क्या था? देवी सिंह। इसने अपनी राजधानी देवीपुर भी पहुंचाई थी, ठीक है। अगर आपसे पूछता है किस चंद शासक ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए देवीपुर पहुंचाई थी, उसका नाम था देवी सिंह, ठीक है। देवीपुर कौन पहुंचाएगा? देवीपुर किसने पहुंचाई थी? देवी सिंह ने। अब देखिए, भूमिदान हमेशा से चंदू की बहुत मतलब एक विशेषता रही थी, क्योंकि ब्राह्मणों के आश्रयदाता मतलब उनको आश्रय वगैरह दी, नौलों का निर्माण किया, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, अच्छा खासा इसने इसमें काम किया। देखो, भूमिदान 3 तरीके से होता था। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक तो क्या थी? रौत में, यानी जो दान में दी गई भूमि थी, मतलब जो बहादुरी के लिए दी जाती थी, उसको रौत यानी पुरस्कार, जो कल बताया था। एक गूढ़ भूमि अभी बताई थी, और एक संकल्प के थे। संकल्प यानी राजा अगर किसी की प्रतिमा वगैरह, विष्णु वगैरह की पूजा वगैरह कर रहा है, तो उस टाइम भी क्या कर देता था? भूमि को दान कर सकता था। सामान्यतः ये काम कौन करते थे? राजा करते थे। लेकिन कभी कभी राजा का पुत्र यानी युवराज या राजकुमार, वो भी क्या कर देते थे? इन भूमियों को दान कर देते थे। ऐसे 3 राजकुमारों के नाम लिखित हैं चंद राजवंश में। एक का नाम है पर्वतचंद, एक का है रतनचंद, एक का त्रिमलचंद, ठीक है। इसको आप ऐसे ही समझ जाना, कौन कौन? पर्वतचंद, त्रिमलचंद और एक रतनचंद,
इन लोगों ने क्या किया, पिता के होते हुए यानी राजा के होते हुए भूमि को क्या दिया, दान दिया। बहुत हाई लेवल का पेपर बन गया, आप लोगों के पहुंच से बाहर का पेपर बन गया। तब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, किस चंद शासक के होते हुए यानी किस चंद शासक के कौन से चंद ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने पिता के होते हुए भूमि को क्या दी थी, दान दिया था, भूमिदान। ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई एक या बाकी कोई अदर दे देगा। ठीक है, ये पर्वतचंद, त्रिमलचंद और रतनचंद ऐसे थे जिनने पिता के वो भूमि को दान दिया। ठीक, अब सेनापति जनरली होते थे इनके जो सेना वगैरह युद्ध वगैरह में, इनके बेटे भी कभी कभी यानी राजा का पुत्र यानी राजकुमार भी क्या करता था, सेनापति का नेतृत्व करता था। सेनापति खुद होता था, उसमें दो के नाम आते हैं, एक त्रिमलचंद एक रतनचंद। ये त्रिमलचंद और रतनचंद भी क्या करते थे, सेनापति का कार्य किया था। अगर आपसे पूछता है किस चंद शासक ने सेनापति का भी कार्य किया तो त्रिमलचंद और रतनचंद। रतनचंद ने कब किया, मैंने जब आपको पढ़ा रखा था रुद्रचंद वगैरह के बारे में, जब इलाके जीते थे थल वगैरह के, या त्रिमलचंद ने जब गढ़वाल विजय की। त्रिमलचंद था लक्ष्मणचंद का बेटा। ठीक है, और ये जो रतनचंद था ये रुद्रचंद का शायद बेटा था, देख लेना आगे पीछे जो भी होगा। लेकिन इन लोगों ने क्या किया था, सेनापति का काम भी किया था, त्रिमलचंद और रतनचंद। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब एक मेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि आप लोगों का क्या पता क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चंद शासन में दीवान क्या होता था, चंद शासन में दीवान पद क्या होता था। देखिए, दीवान चंद राजकाज का सबसे बड़ा मंत्री होता था जिसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। आज का जैसा प्रधानमंत्री नहीं, मतलब आज तो जैसे प्रधानमंत्री आपके शासन वो देश का लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा नेता होता है, ऐसा नहीं। यानी राजा की मंत्री का, राजा के जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसका सबसे बड़ा जो होता था दीवान था। यानी दीवान आपका सर्वोच्च मंत्री यानी प्रधानमंत्री था। ठीक है, अगर आपसे पूछता है चंद शासन में दीवान कौन होता था, आप क्या कहोगे, प्रधानमंत्री। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी और आती है चंद शासन में, उसका नाम था ठक्कुर। क्या था, ठक्कुर। ठीक है, ये ठक्कुर कौन होते थे, सामंत होते थे, सामंत। अब सामंत क्या हुआ कहोगे, जैसे राजा किसी इलाके को विजिट कर लेता था, वहाँ का राजा इन राजाओं के जो अधीन आ जाएगा और राजा के अंडर काम करेगा तो सामंत बन जाता था। इन सामंतों को ठक्कुर भी बोला जाता था। ठीक है, चंद शासन के टाइम। अब लास्ट चीज़ आज की मैं आपको बताऊंगा, उस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, चंदों का प्रशासन। ठीक है, कैसे चलता था। देखो, राज्य का प्रशासन कैसे चलता था उसको आपने देखना है। सबसे ऊपर जो होता था मंडल होता था। क्या, मंडल। ठीक है, और ये मंडल का नंबर था 2, यानी चंद शासन में 2 मंडल हुआ करते थे। सामान्यतः राजा इनमें सामंतों को बैठा देता था, किसी इलाके को जीत के वहाँ क्या करता था, मंडल जैसे हो गए, जैसे आजकल कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल देखते हैं, उसी टाइम चंदों के यहाँ भी क्या था, मंडल था। मंडल के नीचे की इकाई देश कहलाती थी। ठीक है, चंदू के समय अगर देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी चंद राज्य प्रशासन की इकाई के तहत नहीं आता था, या कौन सी इकाई चंद राज्य प्रशासन के तहत सम्मिलित थी, तो मंडल थी, देश था। ठीक है, इसके नीचे जो होते थे परगने होते थे। क्या होते थे, परगने। ऐसे इसको ऐसे फ्लो चार्ट में बनाएंगे आप। ठीक है, परगने और गरखे, ये दोनों चीजें होती थी। यहाँ पे से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ध्यान देना। सबसे ऊपर मंडल, मंडल के नीचे देश, देश के नीचे परगने और गरखे। परगने से छोटी छोटी इकाई होती थी गरखे, और गरखे के नीचे जो होते थे गांव होते थे। देखें, मंडल, देश, परगने, गरखे, गांव। ठीक है, ये चंद शासन की एक इकाई थी। इस परगनों में अधिकारी होते थे। ठीक है, एक था नागरिक परगना। परगना का मतलब पट्टियां टाइप के समझ लीजिए, जैसे बेल्ट जिसको कहते हैं। ठीक है, ये था नागरिक परगना, और यहाँ था सैनिक परगना। ठीक है, जहाँ सैनिक अधिकारी बैठता था। जहाँ सैनिक अधिकारी बैठता था वहाँ को बोलते थे बख्शी। क्या बोलते थे, बख्शी। इसको ध्यान रखना। ठीक है, बख्शी, यानी जहाँ पे सैन्य परगना था वहाँ का नेतृत्व कौन करता था, वहाँ कौन देता था, बख्शी। और जो नागरिक परगना था उसको देखता था सिकदार, सिकदार या सरीदार। ठीक है, सिकदार बोलोगे नागरिक परगना को। यानी सिकदार कौन था, अगर आपसे पूछता है सिकदार कौन था, सिकदार का सीधा सीधा मतलब आप बताओगे नागरिक परगने का सर्वोच्च अधिकारी। चंद शासन में नागरिक परगने का सर्वोच्च अधिकारी कौन था, सिकदार। ठीक है, सिकदार कौन था ये आपसे पूछेगा, या इसको सरीदार भी बोलेगा, सरीदार। चंद शासन में सैनिक परगने का अधिकारी कौन होता था, बख्शी। चंद शासन में गरखा, जो मैंने परगने के नीचे बताया था, गरखा को कौन देखता था, गरखा को देखता था नेगी। ठीक है, अब याद रखना ये नेगी कोई जाति से संबंधित नहीं है, एक राजकाज का पद होता था। अगर आपसे ये पूछता है चंद शासन में नेगी से क्या तात्पर्य था, ऑप्शन देगा एक जाति,
एक सैनिक अधिकारी, राजा का सलाहकार, या क्या था? आप ये कहोगे एक प्रकार का गरखे का अधिकारी, एक प्रकार का अधिकारी था जो चंद राजवंश में गरखे का शासन देखता था। गरखा जैसे आजकल आप देखते हो, आपका क्या देश है, राज्य हैं, जिले हैं, तहसीलें हैं, गांव हैं, ऐसी चंद ने भी बांट रखा था। इसीलिए तो इसको पंचायती राज भी बोलते हैं। मंडल, देश, परगने, गरखे, गांव। परगने में दो प्रकार के होते थे। नागरिक कौन देखता था? सिकदार। आपसे पूछ देगा सिकदार कौन होता था, आप कहोगे नागरिक परगने का सर्वोच्च अधिकारी। बख्शी कौन होता था? सैनिक परगने का सर्वोच्च अधिकारी। नेगी कौन था? गरखे का सर्वोच्च अधिकारी। और उसके नीचे होते थे गांव। गांव में भी तो कोई बैठेगा। गांव में जो बैठते थे उन्हीं को जो मैंने कल बताया था बूढ़े और सयाने, वो यहीं गांव में शासन करते थे। कौन कौन? सयाना और बूढ़ा। ये जो बूढ़े और सयाने थे वो कहाँ शासन करते थे चंद राजवंश में? गांव का प्रशासन इन्हीं को देखा जाता था। और जो ये बूढ़ा और सयाना था, इन लोगों को, इनसे नीचे थोकदार होते थे। ठीक है, अब देखो मैंने कल बताया था कहाँ पाए जाते हैं। सयाना जैसे आपका ये शर्ट वाली बेल्ट है, अल्मोड़ा का जो रीजन है। बूढ़ा कल तो मैंने बताया था आपको दारमा और जोहार घाटी में, और इसके अलावा काली कुमाऊं में। ये रीजन से नहीं देखना, कहीं कुछ दिया है कुछ कहीं कुछ। ठीक है, इनके नीचे थोकदार होते थे। कौन? इनसे भी नीचे थोकदार। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछता है गांव में कौन शासन करता था चंद के? बूढ़ा, सयाना और थोकदार। अब बूढ़ा, सयाना और थोकदार को क्या मिलता था बदले में? इनको मिलता था अपने अधीनस्थ गांव से एक मतलब रकम टाइप की या एक अनाज टाइप का, जिसको आप दस्तूर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दस्तूर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि चंद शासन में सयाना, बूढ़ा और थोकदारों को क्या मिलता था, आप क्या कहोगे? दस्तूर। अब दस्तूर अनाज भी हो सकता है, रकम भी हो सकता है। और किससे मिलता था? अपने अधीनस्थ गांव से। गरखे थे, गरखे कौन देखते थे? नेगी। इनको भी दस्तूर मिलता था। ठीक है, अपने अधीनस्थ गांव से। अब कुछ भी हो सकता हो। ठीक है, दस्तूर। जो सिकदार था, जो ये सिकदार था, सरीदार था, इसको भी तो कुछ मिलेगा। ये क्या करता था? इसका मुख्य काम था मालगुजारी वसूल करना, यानी लगान वसूल करना। इसके अलावा पूरा उसका भंडारण करना। ठीक है, भंडारण करने का जो इलाके थे, भंडारण करने के लिए जिसको नियुक्त करता था उसको सामान्यतः भंडारी भी बोल दिया जाता था। वो भंडारण का काम करता था। और जो मालगुजारी, जो अनाज वगैरह भंडारित होगा, उसको राजा तक पहुँचाने का काम कैनी करता था। कौन करता था? कैनी। अगर आपसे ये पूछता है कि जो सिकदार द्वारा चंद शासन में भंडारण किया गया वो वस्तुएं जो भी थी, उसको राजा तक पहुंचाने का कार्य कौन करता था? कैनी करता था। यानी कैनी इसके अंडर हुआ करते थे। इसके अलावा देखिए लास्ट कुछ चीज़ें बताइए। न्यायाधीश का काम कौन करता था? राजा करता था। यानी चंद शासन में न्यायाधीश का काम अगर कोई पूछता है तो कौन करता था? राजा ही। और राजा अगर किसी को देशद्रोह वगैरह के लिए फांसी देता था उसको बोला जाता था सूली का डाणा। डाणा मतलब पहाड़ी इलाकों में ऊंची पहाड़ियों को बोलते हैं। ठीक है, सूली का डाणा। ठीक है, सूली का डाणा क्या था? जहाँ पे किसी को फांसी दी जाती थी। और राजा ही न्यायाधीश का क्या करता था? कार्य करता था। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको। एक मतलब आपके यहाँ पे पंचायती कचहरियाँ भी होती थी, बहुत फेमस। यहाँ पे से क्वेश्चन आ सकता है आपका। यानी जो पंचायतें होती हैं वो न्याय का भी काम करते हैं। आपको पता होगा चंदू के समय पंचायती कचहरियाँ जो न्याय का कार्य करती थी उसको बोलते हैं पंचनवीसी। पंचनवीसी। ठीक है, यानी पंचनवीसी। अगर आपसे ये पूछते, ये प्रथा इन्हीं के टाइम की। ठीक है, पंचनवीसी क्या थी? पंचनवीसी क्या थी? आप क्या कहोगे? पंचायतों द्वारा किया जाने वाला न्यायिक कार्य, वो क्या कहलाता था? पंचनवीसी। यानी पंच मतलब पांच, नवीसी मतलब न्याय। पंचनवीसी क्या था? पंचायतों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का क्या था? न्यायिक कार्य था। ठीक है, इसको और भी शब्द बोलते हैं, उसको बोलते हैं चार थान। क्या बोलते हैं? चार थान। इस शब्द को एक और शब्द बोलते हैं, वो बोलते हैं चार थान। ठीक है, लास्ट चीज़ आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। एक सिराकोट जगह पड़ती है, उस सिराकोट को क्यों प्रसिद्ध था चंद शासन में? वो एक प्रकार की वो थी आपको, जिसको आप कह सकते हैं जेल टाइप की। यानी जेल को जो भी कहते हैं जेल थी। मतलब सिराकोट अगर आपसे पूछता है क्या था? सिराकोट। ठीक है, इस सिराकोट क्या थी? एक प्रकार की जेल थी। ठीक है, कचहरी जिसको कह सकते हैं। ठीक है, कचहरी वगैरह मतलब काल कोठरी टाइप का आप कह सकते हो इसको सिंपली। सिराकोट क्या थी? काल कोठरी। और यही मैंने आपको बताया था, जो मोहनचंद शासन में बैठा था वो शायद दीपचंद और उसके पुत्रों को हटा के उनको यहीं उससे क्या कर दिया था? बंद कर दिया। यानी सिराकोट क्या था? एक प्रकार की काल कोठरी थी। ठीक,
लास्ट चीज, एक दो चीजें और एक दो फैक्ट आप लोगों के हैं, फिर आपका चंद शासन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो जगत चंद था, इनके शासन में गुप्तचर भी होते थे, गुप्त रूप से सूचनाएं देते थे, चाहे वो वैश्याएं वगैरह भी होती थी, वैद्य वगैरह भी होते थे। तो जगत चंद ने एक बार क्या किया था, जो ग्वालदम के इलाके यानी चमोली का जो इलाका है वहाँ पे बधानगढ़ पे चढ़ाई की थी। यानी जगत चंद के बधानगढ़ की चढ़ाई के दौरान गुप्तचर का काम किसने किया, उसका नाम है वीरेश्वर जोशी। क्या है, वीरेश्वर जोशी। ठीक है, ये वीरेश्वर जोशी अगर आपसे ऐसे पूछता है कभी, जगत चंद द्वारा बधानगढ़ की चढ़ाई के समय गुप्तचर का काम किसने किया था, उसका नाम है वीरेश्वर जोशी। ठीक है, और चंद्रवंश मूलतः क्या थे, अपने आप को सूर्यवंशी या क्या मानते थे, चंद्र के वंशज मानते थे, चंद्रवंशी राजपूत मानते थे। कौन, चंद शासक। ठीक है, इन लोगों ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी किया है, वो बहुत फेमस है। उस सूर्य मंदिर का नाम, उस जो सूर्य मंदिर का नाम है उसको बोलते हैं मेड़का सूर्य मंदिर। ठीक है, मोड़का या मेड़का जो भी है, डीडीहाट के पास पड़ता है। ठीक है, मेड़का सूर्य मंदिर, मेड़का सूर्य मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, डीडीहाट के आसपास पड़ता है। मोड़का या मेड़का जो भी लिखा होगा आपकी किताबों में, वो सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है, डीडीहाट के आसपास। और मैंने आपको बताया था एक हथिया देवाल, एक हथिया जो भी बताया था थल के आसपास, वो भी किसने किया था, चंद वंश ने। ठीक, इसी के साथ आपका चंद्रवंश खत्म होता है। एक आध फैक्ट कहीं देख रहा था मैं किताबों में, जैसे कि चंद्र शासक ने गढ़वाल में शरण ली थी, वो त्रिमल चंद्र वगैरह दे रहा था कहीं, अब है नहीं है प्रमाणिकता मुझे नहीं पता। और एक दो क्वेश्चन और देखे थे मैंने, जैसे रुद्रचंद्र के टाइम पे क्या था, विद्वानों को सांस्कृतिक मतलब विद्यार्थियों को इधर उधर वो शिक्षा के लिए भी भेजता था, अब है नहीं है ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन मुख्यतः आपका चंद्रवंशी इतना ही है। हम उम्मीद करते हैं कि चंद्रवंशी इतना जब आपने पढ़ लिया, आपके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से गलत नहीं होने चाहिए। अब आपका काम क्या होगा, सारी सीरीज को रिवाइज करने के बाद एक बार अपनी इतिहास की किताब पढ़ना और ढंग से एक जगह नोट्स बनाना, चीज़ों को जो आपको नया मिलता है प्रमाणिक होना चाहिए उसको अपडेट कर लेना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।